नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए हम लोग डेली अपने प्रैक्टिस पर आगे बढ़ते हैं। डेली रात को 9 बजे हम लोग प्रैक्टिस किया करते हैं, तो उसी की कड़ी में आज का अगला दिन आते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसको लगाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कल डिसाइड कर रखा है, थोड़ा सा टाइम आपको मिला करेगा। चलिए इतने में आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सर? 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे? 16। 16 का वर्गमूल 4, 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सेकेंड क्वेश्चन, वैसे इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। चलिए इतने में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में, तो 64 व्यक्तियों को लग रहा है 15 दिन, तो 80 लोगों को कितने दिन? बस, तो 16 चौको 64, 16 पंचे 80, ये 3 हुआ, तो दिन कितने आए? 12। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, 12 दिन। ठीक है, तभी ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे ठीक क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए तो ये तीसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड में आ जाना चाहिए। चलिए इतने में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100% टोटल किसी क्लास में बॉयज हैं, तो उसका 30% लड़के क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो बचे कितने? 70%। अब 70%, ध्यान देना है अगले 40% के बारे में। तो ये कह रहे हैं शेष बचे हुए लड़कों का, यानी 70 का 40%, ना कि 100 का। तो 70 का 40% कितना होता है? 28। तो बचा कितना? 70 में 28 घटा लीजिएगा, तो कितना बचेगा आपका? 42%। तो 42% लड़के कौन हुए? जो ये टेनिस खेलते हैं। कितने संख्या में? 21। यानी पूरी क्लास के बच्चों का 42% 21 है, तो पूरे इस क्लास में बच्चे कितने हुए? 50। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका हुआ, लेकिन जब हम इसे एग्जाम में लगाएं तो कैसे लगाएंगे सर? एक लाइन में लगना चाहिए कि सर टोटल लड़के x हैं, उसमें से 30% फुटबॉल खेलने चले गए, तो बचे कितने? 70%। अब 70% में से 40% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बचे कितने? 60%। तो ये 60% कौन? टेनिस। टेनिस कितने? 21। इसे वही चीज है, बस एक लाइन में उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 100, 42, 21 का जस्ट डबल होता है, 2 से ये 50 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक लाइन में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल बॉयज कितने थे उस क्लास में? 50। चलिए समझ आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए आप लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। 15-20 सेकंड चलिए इसमें मिलता है, 20 सेकंड का टाइम है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 750 सैनिकों की एक टुकड़ी है, उनके पास 20 सप्ताह का भोजन था। मतलब 20 हफ्ते तक उनका भोजन चलता, ये उनका अनुमान था। फिर क्या हुआ? 4 सप्ताह बाद कुछ लोग और आ गए। कितने लोग आ गए? 450। एक बात है, संख्या बढ़ गई तो सीधी सी बात है भोजन कम पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा, यानी 4 सप्ताह के बाद ये लोग जब आ गए तो उसके बाद कितना और चलेगा।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कठिन तो नहीं होते, पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि शुरुआत के 4 सप्ताह का भोजन खत्म हो चुका है। भले 20 सप्ताह का भोजन था, पर 4 सप्ताह बाद तो बचा 16 हफ्ते का। तो अभी कितना भोजन है सर? 750 लोगों के लिए 16 हफ्ते का भोजन है। और अब लोग कितने हो गए? यही भोजन चलेगा कितने लोगों के लिए? 450 बढ़ गए, 750 में जोड़ दीजिए तो 1200 लोगों के लिए कितने दिन, यही हमको पता करना है। तो इनको दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 या 75 जीरो हो जाएगा, 25 चौको 100, और फिर ये आपका 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 16 ते 48 हो जाएगा, 3 का 10 हो जाएगा। यानी जो भोजन चलने वाला था 16 दिन, अब चलेगा 10 दिन। बात समझ आ गई है? एक ही तरीका अपनाइए, बाकी इसको रेशियो से भी कर लेते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसका उल्टा डे का हो जाता, वो भी तरीका ठीक है। पर M1D1 H1 अपॉन W1 अगर कंसेप्ट लगाते हैं तो कई तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, उनमें से एक ये भी है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि कितना भोजन बचा है उस पर ध्यान देना है। था 20 हफ्ते का, पर 4 सप्ताह खत्म होने के बाद बचा 16 हफ्ते का, तो इसलिए 16 यहाँ पे आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ठीक क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा 20 सेकंड के अंदर, लेकिन गलती मत करिएगा, अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, इतने में आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप सबने पढ़ ही लिया है कि दो व्यक्ति हैं ए बी, इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है, ए बी के इनकम का। फिर बाद में जो ये रेशियो है ये एक्सपेंडिचर का है, कौन सा? 852, और इसमें से कह रहा है सी 2000 खर्च करता है। तो एक बात बताओ, रेशियो में 2 हो गया 2000, यानी 1 हो गया 1000, तो फिर बी का खर्चा कितना हो गया? 5000, ए का खर्चा कितना हो गया? 8000। तो खर्चे तो हमें तीनों के पता चल गए रुपए में, लेकिन बात क्या हो रही है आगे कि बी 700 रुपए बचाता भी है। तो एक बात बताओ, 5000 खर्च करता है, 700 बचा लेता है, यानी उसकी इनकम कितनी हुई? 5700। किसकी बात हुई है? बी की। तो बी की इनकम हुई 5700 रुपए। अब इसको पहले वाले रेशियो से रिलेट करिए, 3 57 है, यानी 1 19 होगा, तो 19 पना 95, साथ में 2 जीरो, ये आ गई ए की इनकम। क्यों? क्योंकि हमसे ए की बचत पूछी गई है, तो बचत कैसे आएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो इनकम कितना आ गया? 9500। ए की खर्चे कितने हैं? 8000, तो इनको माइनस कर दीजिए तो ए की बचत आ जाएगी 1500। पहला ऑप्शन, ए की बचत कितनी होगी? 1500 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लगभग सब कुछ दे दिया था, बस यहां पे गलती होने के चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अच्छे से लगाइएगा। फिर से वही क्वेश्चन आसान है, पर आपसे गलतियां करवा सकता है। 20 सेकंड में हो जाना चाहिए ये। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी पिता और पुत्र की आयु की बात करें तो 4:1 के रेशियो में था, लेकिन आज नहीं, 6 वर्ष पहले। अब बात हो रही है कि 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो गया। बस यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 वर्ष बाद वर्तमान से है, 6 वर्ष पूर्व भी वर्तमान से है। तो अगर यहां पे प्रेजेंट है तो 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में अंतर कितना आएगा? 16 वर्ष का आएगा। कितना अंतर आएगा? 16 वर्ष। यानी इन दोनों को 16 वर्ष बढ़ाया गया, तब जाकर के ये 6 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद पे हम पहुंच जाएंगे। तो 6 वर्ष पूर्व इनकी मान लीजिए एज को हम एक कॉमन फैक्टर के साथ लिख देते हैं, ये हो गई। तो 16 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? दोनों में 16 ऐड कर दीजिए, दोनों में 16 ऐड हो गया। तो यही एडिशन क्योंकि दिया हुआ था इसलिए हम एडिशन बना रहे हैं। तो दोनों का एडिशन कितना है? 62। तो 16 और 16 32, उसमें माइनस करिए तो ये 5x हो रहा है आपका,
32 माइनस होगा 62 में तो कितना बचेगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आई 6। लेकिन ध्यान दीजिए हमें बताना क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, यानी अभी का वर्तमान का बताना है। तो 4 के हिसाब से 24 वर्ष पिता की उम्र थी 6 वर्ष पूर्व और बेटे की 6 वर्ष थी। अब इनको क्या लाना है प्रेजेंट में, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए। तो जब दोनों में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, पिताजी की उम्र वर्तमान में 30, बेटे की कितनी हो जाएगी 12, अंतर कितना हो जाएगा 18। बात समझ आ रही है? एक एक चीज डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं जिससे जो नया पहली बार भी कोई पढ़ रहा है तो उनको रिलेट कर पाए। अब बाकी जिन लोगों ने पहले इस तरह के क्वेश्चन किए हैं उनको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले रेशियो जो पुराना है उसको ले आए हम लोग कहां तक, ये टोटल तक। लेकिन ये टोटल लाने तक हमें 16 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 16 दो लोगों का बढ़ा तो 32, माइनस होता 30, और ये 4 और 1 5, डिवाइड करते तो x 6 आता है ना, x यानी कॉमन फैक्टर। तो ये 24 वर्ष, लेकिन ये 24 वर्ष 6 वर्ष पहले की आयु है। तो आज कितनी हुई 30 वर्ष, 6 6 12, पुत्र की हुई वर्तमान आयु, दोनों का अंतर पूछा गया है तो 18 वर्ष। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब वैसे इसमें एक बात बताऊं लॉजिक, कि यहां पे जो अंतर होगा पिता और पुत्र की आयु का अंतर, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी 30 12। क्यों? क्योंकि सर अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप उससे 3 साल बड़े हो जाएं या वो आपसे बड़ा हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा, अंतर हमेशा बराबर होता है। तो हमें इन्हें यहां तक लाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से अंतर निकाल देते। 4 1 का अंतर कितना है 3, तो 6 3 18, सीधा आंसर होता है। ये लॉजिक लगाते आप। ठीक है, क्या पहले x की वैल्यू निकाल लो, अंतर 3 का रहेगा हमेशा, कॉमन फैक्टर के साथ गुणा किया 18, हमेशा अंतर होगा। चाहे 6 वर्ष पूर्व की बात करिए तब भी 18 साल का अंतर, अगर आप वर्तमान की बात करेंगे तब भी 18 साल का अंतर, 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तब भी 18 साल का अंतर। तो इनको वर्तमान में लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए। हाँ, रेशियो बदलता रहता है, अंतर कभी नहीं बढ़ेगा। रेशियो पूछा होता तो हर बार अलग अलग आएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन लगाइए, इसमें आप लोग लगाइए, तब तक मैं एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए, दिमाग से लगाइए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बना के करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी आंसर आपका मिल जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ और सोचिए उसका। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 5 पेंसिल 6 रबर, तो 5 पेंसिल हो गए 6 रबर हो गए। ठीक है, इनकी कंबाइन कीमत 180 रुपए। बाद में क्या कह रहे हैं, 3 पेंसिल और 2 रबर, इनकी कंबाइन कितनी प्राइस है 92 रुपए। यहां पे एक चीज देखने वाली है, 5 3 8 5 6 2 8, इन दोनों को जोड़ना उचित था। जैसे ही जोड़ते तो ये 8 8 दोनों हो जाते और ये दोनों मिलकर कितने हो जाते 272। अब 8 इनसे कॉमन हो जाता, यानी पेंसिल और एक रबर की जो कीमत आती इसको डिवाइड करिए, 34 रुपए 34 पैसे आनी चाहिए। दोनों को मिलाकर 34 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में है क्या 30 कैंसिल, दूसरे ऑप्शन में 23 कैंसिल, 35 15 50 कैंसिल, एक ही में है 34। तो इस तरह से भी इसका आप आंसर दे सकते थे। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हमने डिस्कस किया। अब रही बात अलग अलग वैल्यू अगर निकालनी ही है तो जैसे आप दो वेरिएबल की दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। मान लीजिए पेंसिल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो 3 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में होगा, 5 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में होगा। तो जब 3 का गुणा करेंगे तो 15 15 कैंसिल हो गया, तो 6 3 18 और ये 5 दूनी 10 माइनस होगा। इधर 18 ત્યાં 54 540 और 92 का 5 गुना कितना 470, ना 460, ये माइनस होगा। तो ये कितना बचा 8 है, इधर कितना बचा 80। देखो शॉर्पनर आया 10 पैसे, इतने में भी आप देख सकते थे एक ही ऑप्शन था शॉर्पनर का 10 पैसे। या पेंसिल का निकालना ही है तो किसी एक में रख लो, जैसे यहाँ पे रख लेते तो 10 का डबल 20, इसमें माइनस होता 72, तो 3 पेंसिल बराबर होते 72, तो एक पेंसिल हो जाता 24।
लेकिन ये थोड़ा आपका टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर आंसर के पीछे भाग रहे हो। आपको देखना इन चार में कौन सा सही है। हमारा टोटल 34 पैसे आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में हो रहा था, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में होता तब फिर सोचा जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। पेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जब क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, कह रहा है गणित तथा अंग्रेजी विषयों की एक परीक्षा हुई, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में। यदि दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण तथा 581 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ा वेट करें, अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए आ जाना चाहिए। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बता रखा कि एबीसी आप परसेंटेज की जो वीडियो की सीरीज है उसको देख लीजिए। परसेंटेज का आप देख रहे हो, हर बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है, तो प्लीज परसेंटेज पूरा पढ़ लीजिए, उसमें वेन डायग्राम भी है अलग से। तो यहाँ पे मान लो ये सर्कल है इंग्लिश वालों के लिए, ये सर्कल है मैथ्स वालों के लिए। तो बोला गया है कि इंग्लिश में टोटल कितने बच्चे पास हैं 60%, मैथ में टोटल कितने पास हैं 70%, दोनों में अनुत्तीर्ण यानी बाहर हो जाएंगे डी कितने 20%। तो एक बात बताओ, अगर 20% बाहर हो गए तो बचे कितने 80। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो ये 20 निकल गया तो 80 बचा, यानी ये तीन वैल्यू मिला के 80 होनी चाहिए। ये दोनों मिला के इंग्लिश का सर्कल है जो कि 60 है, तो ये कितना बचा 20, 80 से मैंने माइनस किया। अच्छा ये पूरा कितना है 70, तो ये 20 हटा दूं तो ये कितना बचेगा 50%। बस इसी की संख्या हमको दी है 581, यही 50% बराबर है हमारे लिए 581। हमारा पूरा फोकस यही था कि किसी तरह से जो ये 581 दिया है दोनों विषय में उत्तीर्ण, उसका परसेंट पता चल जाए। तो उसका परसेंट 50% है, तो आधा, तो डबल कर दें तो पूरा हो जाएगा। इसका डबल करेंगे, इकाई में 2 एक ही पे है, 1162। वैसे भी बड़ा आसान है, 500 का 1000, 80 का 160, 1 का 2, तो ये बन जाएगा 1162। जिनको ये समझ नहीं आया होगा तो प्लीज वेन डायग्राम जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। एबीसी ऑफ परसेंटेज में लास्ट वीडियो पे डला हुआ है, पूरे एक वीडियो में वेन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए फिर से औसत आ गया एक क्वेश्चन, ट्राई करिए भैया, बहुत आसान है, 15 सेकंड का टाइम। चलिए, तो क्वेश्चन कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो बस थोड़ी शब्दावली अलग है, लैंग्वेज अलग होती है, बाकी प्रोसेस कंसेप्ट वही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों का औसत जो है वो 43 है। 10 खिलाड़ियों का औसत हमें पता है 43। कह रहा है कि 11वें खिलाड़ी के रन भी अगर शामिल कर लेते हैं तो 11 खिलाड़ियों के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, किसी के आने से, किसी को शामिल करने से औसत बढ़ रहा है यानी वो औसत से ज्यादा है, किसी को शामिल करने से औसत घट रहा है यानी वो औसत से कम है। यानी जो 11वां व्यक्ति है उसके रन औसत यानी 43 से कम है। कितने कम है? उसने कितने लोगों को कम कर दिया और कितना कम कर दिया? 1 रन सबका कम कर दिया। कितने लोग थे? 10 पहले से, 1 वो खुद, 11 लोगों का 1 रन यानी 11 रन कम है। तो टोटल जो आएगा वही उसने रन बनाए 32, यानी उसने कितने रन बनाए 32। तो इसका आंसर होगा डी। इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप वाला एवरेज का अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अभी अगला डीआई है। डीआई का डेटा एक बार आप लोग देख लीजिए, ये डीआई दोबारा भी मिल जाएगी आपको जब क्वेश्चन देंगे, लेकिन पहले एक बार डेटा देख लो। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में 4 बैंकों द्वारा वितरित किए गए करोड़ रुपयों में ऋण दिए गए हैं। मतलब ये कितना उन्होंने लोन दिया है, एबीसी कैटेगरी ये बांटी गई है, टोटल भी आपको दिया हुआ है। बताओ, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, योग दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग वर्ष में 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में, ये पूरा डेटा समझ गए आप लोग। यही डेटा फिर से आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये डेटा है, ये क्वेश्चन है।
ट्राई करिए। उम्मीद है संख्या दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए। नहीं हो रहा है क्या, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक फ्रेम में आएगा नहीं, वही ठीक था। हाँ, ट्राई करिए। चलिए आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको टोटल करने नहीं थे, टोटल उन्होंने खुद ही करके दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। बराबर नहीं बोल रहा है, करीब है। तो किस चीज को कंपेयर करना है? किसी एक साल में जो इनका टोटल आया है, जैसे यहां 87, यहां 104, 113, 120, ये टोटल बराबर हो, सबको मिलाकर जो एवरेज आए, यानी चारों वर्षों का जो एवरेज आएगा उसके करीब। तो ये तो हमें पता है कि एक वर्ष का टोटल कितना है, पर हमें चारों वर्षों का एवरेज नहीं पता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इनको जोड़िए, बड़ी आसान आसान नंबर हैं। देखो 87, 113 जोड़ दीजिए 200 हो जाएगा। 104 और 120 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 224। तो कितना हो गया टोटल 424। 424 में 4 का भाग करिए, क्यों? क्योंकि कितने वर्ष हैं 4, इनका औसत आ जाएगा 106। तो 106 के करीब कौन है 104, ज्यादा करीब कौन है 104, इसलिए इसका आंसर 2008 होगा। अच्छा क्वेश्चन है सिंपल कैलकुलेशन, पर देखिए ना शब्दों का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। कैलकुलेशन तो इजी है, पर कौन सी कैलकुलेशन करनी है ये आपको समझ के करना होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं, इसी डीआई पर एक और क्वेश्चन है। डेटा वही है, क्वेश्चन बदल गया है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और अच्छे से ऑप्शन लगाइएगा। आप लोग ऑप्शन लगाने में गलती करते हैं जल्दबाजी में। इसमें 10 से 12 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2009 से 2010 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि कितनी हुई प्रतिशत में। तो सर हमें मतलब है कि 2009 में कितना था 113, जो हो गया 2010 में 120, तो कितना बढ़ा 7। तो ये 7 वृद्धि हमेशा देखी जाती है पिछली परफॉर्मेंस से। तो यहां पे आप देखेंगे 2009 में कितना था 113, तो ये 113 के लिए कितना परसेंट है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, बस मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आपके सामने ऑप्शन है। ये क्या बनने वाला है 700 बटे 113, इसी का मिश्रित भाग कौन सा होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए ना, 6 तो हो ही नहीं सकता है, मिश्रित भाग है, 7 वाला जा ही नहीं सकता है, तो 2 ही ऑप्शन है। तो यहां पे देखो 600 की दिक्कत नहीं है, 700 बनाना है। तो 13 छंग 78, 78 22 जोड़ते ही 100 बन जाएगा, यही है हमारा 700। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 13 छंग 78 और 11 कितना हो जाएगा आपका ये जाके 89 के करीब बनेगा, ये टोटल नहीं दे पाएगा, 700 नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? ये। ठीक है, इसमें भाग करोगे 6 बार जाएगा, बचेगा कितना 22। आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन काफी क्लोज थे, है ना, ये दोनों ऑप्शन। तो ध्यान से आंसर लगाना है, तो क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप देख रहे हो ना, डीआई का भी एक सेट जरूर रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए, ये आ गया मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन, क्षेत्रमिति का, गोले का। इसमें गलती करोगे आप लोग ऑप्शन में। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से सॉल्व करो, फिर लास्ट में अच्छे से ऑप्शन भी देखो कि बताना क्या है। 20 सेकंड में होना चाहिए। चलिए, यहां पे 3 छोटे छोटे गोले हैं जिनका ये ध्यान देना व्यास है, त्रिज्या नहीं है। पहली बात तो ये क्या है? व्यास।
इन्हें पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया, तो उस बड़े से गोले का व्यास ही बताना है, त्रिज्या नहीं बताना है। और आप सबको पता है कि जो गोला होता है उसका जो आयतन होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गोले नहीं, किसी भी चीज की बात करें, अगर मान लीजिए आप घनाभ को पिघलाकर घन बना रहे हो, या घन को पिघलाकर बेलन बना रहे हो, या बेलन को पिघलाकर शंकु बना रहे हो, या शंकु को पिघलाकर गोला बना रहे हो, या गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले ही क्यों ना बना रहे हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है हर चीज बदल जाएगी, क्या नहीं बदलेगा, उसका आयतन। तो यहां पर जो ये छोटे छोटे गोले हैं, इनके छोटे छोटे जो आयतन होंगे उनको इकट्ठा करिए, और वो जो आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। इसी पे आंसर है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला सबको पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ध्यान दो सर, इधर एक गोला है, इधर हम छोटे छोटे 3 गोले रखेंगे, तो सर गोला छोटा हो या बड़ा हो, सूत्र तो यही होगा, बदलेगा क्या, आर, 4/3 पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। तो क्या इधर भी 4/3 नहीं होंगे? होंगे ना। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों तरफ से निकल के कट जाएगा ना, यानी पूरा खेल किसका रह गया है, रेडियस का रह गया है। यानी इनके छोटे छोटे जो गोले हैं, इनकी रेडियस, तो 6 व्यास है तो रेडियस यानी त्रिज्या 3 होगी, 8 वाले की 4 होगी, 10 वाले की 5 होगी, ये बराबर होगी एक बड़े से किसी संख्या के क्यूब के। तो देख लीजिए ये 125, 64, 8, इनको जोड़िए 216, ठीक है। 3 का क्यूब 27 है, सॉरी यहाँ क्यूब गलत लिख दिया, 27 है। इसको जोड़िए सबको, तो 7 4 11 5 16, हाँ ठीक है। तो ये किसका क्यूब होता है, 6 का। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस आ रही है, आर आ रहा है 6, पर हमसे आर नहीं पूछा है, उसने हमसे व्यास पूछा है। तो आंसर 6 मत देना, 12 देना, यहीं पे गलती करेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी 4/3 पाई कहाँ गया सर, कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो उसका कोई रोल नहीं रह गया। बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन। यहां पे ये जो 25 लिखा है, ये 25 नहीं है, ये 2.5 है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेंसुरेशन में खास तौर से 2D 3D के सिंपल कंसेप्ट के क्वेश्चन, फॉर्मूले पर बेस्ड। तो फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यानी एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है। लंबाई हमें दी है 45, चौड़ाई हमें दी हुई है 25। कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर चारों तरफ बनाया गया है। तो ये चारों तरफ ऐसे रास्ता जाएगा, तो हमें इस रास्ते का कुछ खर्च आ रहा है। क्या करने पर, इसमें रोड़ी बिछाई जा रही है, उसका खर्च आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये रास्ता बना रहा हूं, तो इस रास्ते पे अब ये रोड़ी डाली जा रही है, तो जब ये रोड़ी डाली जा रही है तो इसमें खर्च आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो खर्च आ रहा है वो है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपए खर्च आ रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, कुल खर्च बता दीजिए कितना होगा। तो सर कुल खर्च बताने के लिए पहले कुल एरिया तो पता चले कि आखिरकार हमें जो रोड़ी बिछानी है वो एरिया कितना है। इसका 2 तरीका है। एक तरीका है कि बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, ठीक है। दूसरा बड़ा तरीका भी देख लेते हैं। पहले 45, ये 2.5 इधर भी बढ़ेगा, 2.5 इधर भी बढ़ेगा, तो इसकी लंबाई 50 हो जाएगी। चौड़ाई भी 2.5 इधर बढ़ेगा, 2.5 इधर बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो एक तरीका है 50 × 30 बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, माइनस 45 × 25 छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 5 से 15, 100 में घटा दीजिए इनका गुणा, 25 125 और 100 112, ठीक है। इसमें घटाइए 1500 में 1175 25, तो 375। 375 एरिया है, हर एरिया पे 10 रुपए खर्च हो रहा है, तो 3750 रुपए टोटल खर्च होगा। तो एक तरीका ये है कि बड़े आयत पे छोटे आयत को घटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैं एक आयत बना दूं पूरा इतना, और मुझे पता है इतना ही आयत इधर बनने वाला है, ये
और एक छोटा आयत ये बन गया, छोटे छोटे, उतना ही ये इधर बन रहा है। तो ये इससे क्या होता है कि छोटी संख्याएं अगर है तो ये आसानी से निकल जाता है। जैसे ये कितना था 50 और ये कितना है 2.5। अब 50 गुणे 2.5 दिक्कत तो करेगा, लेकिन ये कितनी बार आएगा, 1 और 2। तो जैसे ही 2 करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 50 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 55 25 250। तो इतना इतना 250 हो गया। ये कितना है सर, ये भी 2.5 है, पर ये कितना है, आपकी चौड़ाई कितनी है, ये 25। तो 25 गुणे 2.5, और ये भी एक नहीं है, 2 हैं, एक इधर एक इधर, तो ये भी 2.5 गुणे 2 5 हो गया, तो 125। तो 250 में 125 जोड़िए, क्योंकि सबको मिला देंगे तो पूरे रास्ते बन जाएंगे, 375, उसमें भी 10 बढ़ा दीजिए। आसान ये भी है, आसान ये भी है, डिपेंड करेगा नंबर्स कैसे दिए हैं, आपको जो उचित लगे वो लगा दीजिए। ठीक है, तो जिनको ये समझ नहीं आया होगा तो ये आप चाहे ये तरीका लगा लो चाहे ये तरीका लगा लो, दोनों ही बराबर समय लेते हैं, डिपेंड करता है आपकी खुद की कैलकुलेशन कैसी है। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड में होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, तो 1 2 3 4 5 आंसर आ जाना चाहिए, आ गया होगा। क्या कह रहे हैं, 8 संख्याओं का औसत 14। तो सर 8 संख्याएं हैं, उसका औसत ही 14, तो 14 अट्ठे 112, पहाड़ी बस याद हो। 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 छंग 96, 6 हटा देंगे तो 112 में 96 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 16। संख्या कितनी बची, 2। तो 16 का 2 से डिवाइड क्यों करें, क्योंकि औसत पूछा गया है ना, तो आंसर 8 होगा। इसमें एलिगेशन लगाने मत जाना, बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, एलिगेशन तब लगाइएगा जब संख्याएं थोड़ी बड़ी हो, बाकी लगा सकते हैं एलिगेशन इसमें भी। ठीक है, जितने में एलिगेशन नंबर लिखोगे उतने में आप गुणा भाग कर लोगे। चलिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, इसको ट्राई करिए, पढ़ लीजिए पहले, और पढ़ने के बाद आपको 20 सेकंड का टाइम। चलिए, आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर P और Q मिलकर के कोई काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगता है, तो P और Q मिलाकर 12 दिन लेते हैं। Q और R मिलकर कितना टाइम लेते हैं, 15 दिन लेते हैं सर। तो एक वर्क बना लेते हैं इनका लघुत्तम, इससे क्या बन जाएगा, हमारे लिए संख्याएं थोड़ी आसान हो जाती हैं। अब कह रहा है कि जो P की कार्य क्षमता है ना सर, वो R से दोगुनी है, यानी R जितना काम करेगा एक समय में उसका डबल काम करके P दिखा देगा। तो बताइए Q को कितना टाइम, मतलब कुल मिला के हमारे पास वर्क है, हमारा पूरा फोकस है Q की वैल्यू निकालने में। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहां पर P बराबर 2R हम यहां लिख सकते हैं, तो 2R प्लस Q 5 है, और 1R प्लस Q 4 है, यानी एक ही R एक्स्ट्रा है और एक एक्स्ट्रा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R की एफिशिएंसी हमारे एजम्पशन के हिसाब से 1 आई। नहीं समझ आया, देखो 2R को लिख दो R प्लस R, लिख सकते हैं, प्लस Q बराबर 5। मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, 2R को R प्लस Q, तो ये कितना 5 है, ये कितना है, ये आपने निकाल रखा है सर, ये 4 है, तो 4 को उधर भेजोगे तो घटेगा ना, तो R बराबर कितना आया, 1। R अगर 1 है तो P कितना होगा सर, 2, क्योंकि डबल हो रहा है। अच्छा, P हमें चाहिए भी नहीं था, हमें तो Q चाहिए था सर, R की वैल्यू यहीं रख दो तो Q डायरेक्ट आ जाएगा। R 1 यहां पे रख के इधर जाएगा, माइनस होगा, तो Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। Q क्यों चाहिए, क्योंकि Q का समय बताना है, तो कार्य क्षमता भाग कर दीजिए समय, 60 में 3 का भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान तरीका है, छोटी छोटी नंबर पे क्वेश्चन हो जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं। चलिए, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। अब ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लगाइए, आप लोग पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद आपको मैं इसमें 5 सेकंड दूंगा, पढ़ने वाले बच्चे इसमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए।
हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 1200 का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 हो जाता है। मतलब अगर 1200 जमा करते हैं तो 2016 हो गया 4 वर्ष में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बताना क्या है हमें। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो, 1% हो नहीं, 1% अधिक। तो एक बात बताइए सर, साधारण ब्याज है, अगर 1% बढ़ेगा 1 साल में तो 4 साल में 4% बढ़ेगा, और ये 4% किस पे लगेगा, मूलधन पे। तो 1200 का 4% कितना बनेगा, 48 रुपए। यानी जो आपको मिला था अब आपको 48 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो 48 16 64, बी ऑप्शन। इसीलिए मैंने कहा था ये 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि सर इस तरह से प्रैक्टिस करने में सारे चैप्टरों का रिवीजन हो जाता है ना। जिनका एग्जाम है उनके लिए तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, जिनका एग्जाम 2 महीने बाद है या जिनका एग्जाम 3 महीने बाद है उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, इसमें अटेंडम किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, एक तरीके से मॉक वाला प्रेशर है। और टाइमिंग भी मैं इसीलिए देता हूं 15-20 सेकंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम देता हूं। कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको टाइम लिमिट किया जाता है। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा। जितना पार्टिसिपेट करोगे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको विश्वास अपने ऊपर होगा कि हाँ मेरा सही हो रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए इसको। कठिन नहीं बोल रहा हूं, बढ़िया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गलती करोगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 15 सेकंड का टाइम है। चलिए, क्वेश्चन में दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपए में बेचा। तो 420 रुपए में बेचा मतलब वो आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है। तो 5% यानी 1/20। अब अभी सबने ये तो पता ही कर लिया होगा कि सर कॉस्ट प्राइस का अगर हम प्रॉफिट परसेंट के साथ एडिशन कर देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। यही मैं लगाने वाला हूं इस पे। तो सर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रॉफिट तो पता है ना 5%। तो 5% कितना हो जाएगा, 105%। और ये कितना बन रहा है, 420। अब देखो इसको डायरेक्ट वैसे 21/20 लिखे हैं आप, तो ये 21 ये 20, तो ये 21 का डबल हुआ, 20 का 20 400। यानी इसके लिए 400 का कॉस्ट था, 420 में बेचा। तो ए ने लाभ कितना लिया था, 20 रुपए। ठीक है, अब बी का निकालते हैं। तो बी ने 6% के लाभ पर बेचा, 106%। 106% सेलिंग प्राइस 477, 2 से कटा 53, ये 50। ये 53 का बिल्कुल, अब देखो 9 गुना होगा, 9 त्रिक 27, 9 पना 45, 5 गुणे 9 कर दीजिए 45, और 0 4 450। 450 की कॉस्ट प्राइस आई बी की, जिसको उसने बेचा था 477 रुपए में। तो ये कितना फायदा लिया, 27 रुपए। यानी बी को 27 रुपए का फायदा हुआ। तो हमें बताना था किसको ज्यादा हुआ, तो सर बी को। कितने रुपए ज्यादा हुआ, 7 रुपए, बी ऑप्शन। बी को होगा 7 रुपए का ज्यादा फायदा। मतलब किसको होगा ये भी बताना और कितना होगा ये भी बताना था। तो बी 7 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बना लीजिए। ये जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा तेज होगी वो उतना जल्दी इसका आंसर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन लगाए हो, फिर से मिल गया एक, ट्राई करिए। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 15 सेकंड का टाइम इसमें भी। चलिए, यहां पर 30% पहले बढ़ाया गया,
फिर 10% के दो डिस्काउंट, बट्टे मतलब डिस्काउंट दिया गया है। तो ये वही है कि पहले 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% घटाया, 3 चेंजेस हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि इसे एबी प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो। तो एबी प्रिंसिपल से क्या होगा, क्योंकि सर 30 बढ़ाया गया है तो प्लस, अगला 10% माइनस हुआ है तो 30 दाम 300/100 करेंगे तो 13 घट जाएगा 30 में, तो बचेगा 17। अब ये प्लस में है, ध्यान देना, तो 17 प्लस में ही रखेंगे। अगला वाला 10 फिर से डिस्काउंट है तो माइनस में आएगा, माइनस 170/100 कितना हो जाएगा 1.7। तो 17 में 10 घटेगा तो 7, और 7 में 1.7 घटेगा तो 5.3। देखिए अभी भी ये प्लस में है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे सर, 5.3% इंक्रीज होगा, 5.3% बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल कीमत क्या होगी, 5.3% तो होगी मगर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये एबी प्रिंसिपल के थ्रू आसानी से आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता सर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कहता कि 100% जो था पहले 30% बढ़ा, फिर 2 बार 10% घट गया, 90% और 90%। यहाँ पे एक बात फिर से बता दूं, ध्यान रखिएगा, यहाँ वो वैल्यू आती है कि कितनी बची, ना कि ये आती है कि कितनी घटी या बढ़ी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 में 13 का गुणा कर दें, 81 गुणे 13 बटे में 1 10 है, इसका ध्यान रखें, 13 एकम 13 और 13 7 91 13 104 और 105 बटे में 10, ये कितना हो जाएगा 105.3। तो बढ़ा कितना, इसमें 100 घटा दीजिए तो इसमें भी आ जाएगा 5.3% बढ़ेगा। तो आप चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो, चाहे 2 बार एबी प्रिंसिपल, इसमें तो 2 बार एबी प्रिंसिपल ज्यादा इजी लगा। ठीक है, ये नंबर्स पे हमेशा क्लियर रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये भी फिर से देखो एलसीएम एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन मिल गया, फिर से अच्छे से लगाइए। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला भी पता है आप लोग को, तो इसलिए 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए पढ़ने के बाद क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए, क्या हमें क्या ध्यान रखना है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां हमें लघुत्तम दिया है 4284, महत्तम दिया है 34, एक संख्या है 204, दूसरी आपको पता करनी है। और एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट डिवाइड करिएगा, क्यों, क्योंकि महत्तम से संख्या का डिवीजन होना कंपलसरी है। तो 34 के यूनिट से पता करो, 4 4 4 4 कब आएगा, 6 गुना पे, 4 छंग 24 होता है ना, तो 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 सत्ते 42 और 14 छंग 84, 714, 714 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, आसान है, बस इसको ध्यान रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा लगातार प्रैक्टिस कर करके। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये संख्या बढ़ाते जाइए। मैं चाहता हूं कि इस सैटरडे तक हम लोग 50 लोग कम से कम इस क्वेश्चन को लगा रहे हों इस तरह के। जब इस तरह की प्रैक्टिस होगी तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाएगा आपके लिए और आपको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मत चूज करिएगा, ये 10 सेकंड में लग जाना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक डीवीडी प्लेयर को 4,860 रुपए में खरीदा गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। 25% का लाभ चाहिए, 25% का रेशिफोकल 1/4, लाभ करोगे तो विक्रय मूल्य 5/4 और हमें विक्रय मूल्य ही बताना है, तो इसका 5/4 कर देना है बस। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 और ये 15, 1215 का गुणा 5 से करें तो 15 पना 75, 12 पंचे 60, तो कितना आना चाहिए 6075। ऑप्शन थोड़ी सी क्लोज थे इसलिए ऑप्शन मैंने कहा था ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपसे गलती होगी। चलिए, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन ये हुए। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन बढ़ाऊंगा लेकिन धीरे धीरे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चालू कर दें। ठीक,
तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग चाहेंगे तो ये रेगुलर कर दूंगा मैं, है ना। एग्जाम कोई भी हो आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, तैयार रहिएगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद।